अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 रुपए वाला शेयर महंगा है या 2000 रुपए वाला शेयर महंगा है, आप बोलोगे 2000 रुपए वाला शेयर महंगा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 10 रुपए वाला शेयर महंगा हो और 2000 रुपए वाला शेयर बिल्कुल सस्ता हो। ऐसा कैसे हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने अभी तक पी रेशो का नाम बहुत बार सुना होगा, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशो बोलते हैं। पी रेशो से हमें पता चलता है कि कौन सा स्टॉक महंगा है या फिर कौन सा स्टॉक सस्ता है। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है जिसका प्राइस 1000 रुपये है और उसकी अर्निंग 100 रुपये है। इसका मतलब है कि हम 100 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 1000 रुपये दे रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, कोई XYZ कंपनी है जिसका प्राइस 2000 रुपये है और उसकी अर्निंग 100 रुपये है। इसका मतलब उसका पी 20 का आ जाएगा, यानी हम 100 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 2000 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं एबीसी कंपनी को उसकी ईयरली अर्निंग से 10 गुना ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ और XYZ कंपनी को मैं उसकी ईयरली अर्निंग से 20 गुना ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। कई कंपनीज में आपको ये 10, 20, 30, 50 या 100 से भी ऊपर देखने को मिलेगा। ये कंपनी की फ्यूचर अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एबीसी कंपनी की पर ईयर अर्निंग पहले 80 रुपये थी, फिर 90 रुपये हुई, फिर 100 रुपये हुई। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। वहीं XYZ कंपनी की पहले अर्निंग 20 रुपये थी, फिर 50 रुपये हुई, फिर 100 रुपये हुई। इसका मतलब कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है और इस कंपनी का आपको पी हाई देखने को मिलेगा और एबीसी कंपनी का पी आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका ज़्यादातर केसेस में हमें पी ज़्यादा ही देखने को मिलता है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उसका पी कम होता रहता है। जैसे XYZ कंपनी का पी 25 का था, लेकिन कुछ ईयर्स के बाद हो सकता है उसका पी हमें 15 का देखने को मिले। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ITC के शेयर को ओपन कर लेता हूँ। इसका जो पी है वो 24 से ऊपर का है। इसका मतलब हम इस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए इसे 24 रुपये दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये पी ज़्यादा है या फिर कम है। वो कंपनी के प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर उसका प्राइस कम है तो उसका पी भी कम होना चाहिए। अगर कंपनी बड़ी है तो हो सकता है उसका पी हमें ज़्यादा देखने को मिले। अगर आप कई स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऐसे स्टॉक्स को पिक कीजिए जिनका पी आपको 15 या 20 से कम देखने को मिले। अब मैं एग्जांपल के लिए यहां पर किसी ऐसे स्टॉक को ओपन कर लेता हूं जिसका पी हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब यहां पर स्टॉक का पी हमें 3 के पास देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसका पी तो बहुत कम है, हमें सिर्फ 1 रुपया कमाने के लिए इसे 3 रुपये तो देने हैं। लेकिन अगर हम इसका प्राइस देखें तो वो भी तो 76 का है। जिस स्टॉक का प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा उसका पी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो स्टॉक का प्राइस कम होगा उसका ज़्यादातर पी हमें कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि स्टॉक का पी बढ़िया है वो सही सोच रहे हैं, क्योंकि हमें इस स्टॉक को 1 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 3 रुपये देने हैं। इसका प्राइस भी कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए स्टॉक को सिर्फ 3 रुपये ही देने पड़े। यहाँ पर अगर इसका पी हमें 15-20 का देखने को मिलता तो वो इसके स्टॉक के प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता। लेकिन अभी इसका प्राइस 76 का है और 1 रुपया कमाने के लिए हमें इसे 3 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब इसका पी बहुत सही है। हम सिर्फ पी को देखकर किसी भी स्टॉक को बाय नहीं कर सकते। पीबी रेशो, जिसे हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो बोलते हैं, लेकिन ये होता क्या है? शेयर प्राइस अपॉन बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर। शेयर प्राइस वो होता है जो इस वक्त मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है और बुक वैल्यू का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जिनसे कंपनी के पास पैसा आता है और लाइबिलिटीज वो होती है जिन्हें कंपनी को पैसा देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एबीसी कंपनी है जिसके पास 100 रुपये के एसेट्स हैं और उसके ऊपर 50 रुपये की लाइबिलिटीज हैं, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बचे 50। अब जो 50 रुपये बचे हैं वो उनके हैं जिन्होंने उस कंपनी के स्टॉक को बाय किया हुआ है, जो शेयर होल्डर्स हैं। बुक वैल्यू का मतलब ये भी होता है कि अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। इस केस में शेयर होल्डर्स को 50 रुपये मिलेंगे। ये थी टोटल बुक वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर। इसे निकालना बिल्कुल सिंपल है। बुक वैल्यू जो 50 रुपये थी इसे टोटल शेयर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस केस में हमारे पास टोटल शेयर 10 हैं और बुक वैल्यू पर शेयर हमारी 50 है, तो 50 को आपको 10 से डिवाइड कर देना है, तो हमारी पर शेयर बुक वैल्यू हो गई 5। लेकिन अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकालें, यानी पीबी कैसे निकालें? तो अगर शेयर का मार्केट में प्राइस 20 रुपये था तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। शेयर प्राइस 20 रुपये माइनस
बुक वैल्यू पर शेयर जो थी हमारी 5 रुपये। तो जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पीबी आ जाएगा 4 का। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करना है जिनका पीबी आपको 2 से कम देखने को मिले। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आईटीसी के शेयर को बाय किया हुआ है और इसकी बुक वैल्यू 50 की है। अगर ये कंपनी आने वाले टाइम में बाय चांस बंद हो जाती है, वैसे मैं नहीं चाहता कि ये कंपनी बंद हो क्योंकि मैंने इसका शेयर बाय किया हुआ है, अगर बाय चांस बंद हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे 50 रुपये। इसका मतलब हमारा 5 गुना पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर बुक वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स एक दिन में 20% तक भी गिर सकते हैं। और जो हमारा पीबी है, अगर कोई छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, अगर वो आपको 2 से कम देखने को मिलता है तो वो सबसे बड़ी है। आज हम बात करेंगे डेब्ट टू इक्विटी एंड आरओई के बारे में। आरओई मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी के बारे में, यानी ये क्या होता है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। मार्केट में कई कंपनीज आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिनका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, या ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही हैं। ऐसा कंपनी लोन लेकर भी कर सकती हैं। लोन 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो 12 महीने के अंदर कंपनी को वापस देना होता है, और जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो कंपनी धीरे धीरे देती रहती है। लेकिन हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ने लोन लिया हुआ है। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है जो 4 से 5% का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड को देखकर बहुत सारे लोग स्टॉक को बाय कर रहे हैं, जिससे कंपनी के स्टॉक का प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब कंपनी लोन वापस देगी तो उसका प्राइस एकदम से नीचे गिरेगा। ज़्यादातर केसेस में कंपनी अपने एसेट्स को ही बेच देती है। जब कंपनी अपने एसेट्स को बेच देगी, यानी जिससे उसके पास पैसा आ रहा था उसे ही बेच देगी, तो कंपनी के पास सिर्फ लाइबिलिटीज ही रह जाएंगी और थोड़े बहुत एसेट्स, जिससे कंपनी कभी ग्रो नहीं कर सकती और बहुत सारे लोग अपना पैसा इस तरीके से गंवा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के ऊपर अगर लोन है तो कितना लोन होना चाहिए कि हम उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। डेबिट टू इक्विटी का फार्मूला होता है टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। फॉर एग्जांपल कोई एबीसी कंपनी है जिसके ऊपर 15 लाख का डेब्ट है और 10 लाख की इक्विटी है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 एंड 150%। अब जो कंपनी के ऊपर डेब्ट टू इक्विटी 1.5 है, ये ज़्यादा है या कम है? अगर आपको कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं देखने को मिलता तो वो सबसे बड़ी है। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करना है जिनके ऊपर डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम हो। अगर 1 से ज़्यादा देखने को मिलती है तो कंपनी जब कर्जा वापस करेगी तो वो अपने एसेट्स को बेच सकती है, जिससे कंपनी के स्टॉक का प्राइस तेजी से नीचे गिर सकता है और आपको लॉस हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आरओई रेशियो के बारे में, जिसे हम रिटर्न्स ऑन इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। आरओई हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर इक्विटी पर कितना प्रॉफिट बना रही है। इससे हमें पता चलता है अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने % की रिटर्न्स मिलेगी। आरओई का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। नेट प्रॉफिट, जिसे हम नेट इनकम भी बोलते हैं, ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से आता है, और जो हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो कंपनी की बैलेंस शीट से आता है। अब हम इसे एबीसी कंपनी के एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं साल की शुरुआत में एबीसी कंपनी की नेट इनकम $59.5 बिलियन थी, और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग इक्विटी की बात करें तो साल की शुरुआत में 134 बिलियन थी और एंड में $107 बिलियन थी। अगर हम इसके आरओई को कैलकुलेट करें तो ये 49.4% का आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो हमें 49.4% का आरओई देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादा है या फिर कम है? अगर हम इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो इंडियन मार्केट में हमें 15 से 25% की ही रिटर्न्स देखने को मिलती है। उसके हिसाब से ये रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स को पिक कर उनमें से कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिनका आरओई आपको 15 से 20% का देखने को मिले। अगर आपको 12 से 13% का आरओई देखने को मिलता है तो आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 12 से 13% की रिटर्न्स तो हमें म्यूचुअल फंड में ही देखने को मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी कम होता है। अगर हम इतना रिस्क ले रहे हैं तो हमें कम से कम 15 से 20% की रिटर्न्स मिलनी चाहिए।
आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड एंड फेस वैल्यू रेशियो के बारे में। अभी तक आपको इतना तो पता होगा कि डिविडेंड में आपको अलग से पैसे मिलते हैं। हम स्टॉक मार्केट में दो तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, पहली जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं, दूसरी जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। अगर हम डिविडेंड को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है लाभांश, और लाभांश का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक कंपनी एबीसी ने एक साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब उसके पास दो ऑप्शन है, पहला कि वह उस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी जिसे हम बोलते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। अब जो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि कंपनी उस 100 करोड़ को अपनी ग्रोथ में यूज करे, यानी जिससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाए। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि डिविडेंड वो कंपनीज देती हैं जिन्हें पता ही नहीं होता उसे अपने पैसे को कहाँ लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि डिविडेंड हमें कितने % तक मिल सकता है और ये साल में हमें कितनी बार मिल सकता है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ये हमें साल से 12 से 15 बार भी मिल सकता है। जब कंपनी हमें साल में 12 से 15 बार डिविडेंड देती है तो इसका मतलब कंपनी से हमें मंथली सैलरी मिल रही है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है? इसके लिए आप टिकर टैप और ग्रो का यूज कर सकते हैं, वरना आप गूगल भी कर सकते हैं। टिकर टैप एंड ग्रो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डिविडेंड ज्यादातर वही कंपनीज पेइंग करती हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज को तो खुद के लिए ही पैसा चाहिए होता है। अब बात करते हैं हम फेस वैल्यू रेशियो के बारे में। फेस वैल्यू वो प्राइस होता है जब प्राइस शुरू हुआ था और कंपनी ने डिसाइड किया था कि ये उसकी फेस वैल्यू होगी। फेस वैल्यू कंपनी खुद डिसाइड करती है। ज्यादातर कंपनीज की फेस वैल्यू आपको 10 देखने को मिलेगी, क्योंकि जब कंपनी अपनी फेस वैल्यू को 10 रखती है तो उनके लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम यस बैंक के शेयर को देखें तो इसका प्राइस 14 रुपीज है और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपए है। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से ही हमें मिलता है, क्योंकि वो कंपनी की फेस वैल्यू की परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है, ना कि प्राइस के हिसाब से। किसी कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपए है और 1000 रुपए का वो डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब होगा कि कंपनी हमें शेयर के फेस वैल्यू 1 रुपए का 1000 मतलब हमें पर शेयर 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है। आई होप आपको डिविडेंड एंड फेस वैल्यू के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।